जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग फिजिक्स में अनसॉल्व कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों 2021 का सेट दूसरा एथलो कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 4 का का तक खत्म कर लिया था। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के खा से करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 खा क्या कह रहा है, मीटर सेतु का सिद्धांत लिखिए, मीटर सेतु से ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने हेतु आवश्यक परिपथ आरेख भी बनाइए। तो लिखोगे आप लोग, उत्तर क्या लिखोगे, मीटर सेतु का सिद्धांत। तो उत्तर 4 खा, मीटर सेतु का सिद्धांत। अब मीटर सेतु का सिद्धांत दोस्तों क्या है, ध्यान रखना कि मीटर सेतु जो है वो व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है। आंसर आपकी स्क्रीन पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जो स्क्रीन पर प्रोवाइड नहीं होंगे वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे, जिसमें आपको अधिक से अधिक आप लोग लिख भी सकते हो। ठीक है, तो मीटर सेतु क्या है, आप लोगों को जब भी सिलेबस पढ़ाया था मीटर सेतु क्या है, व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है। किस पर आधारित है, व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित ऐसा उपकरण है ये जिसका काम हम लोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में करते हैं। यही मीटर सेतु का सिद्धांत है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए इसी का काम में लाते हैं। इसके बाद इन्होंने इसमें यह भी कहा है कि मीटर सेतु से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने हेतु आवश्यक परिपथ आरेख बनाइए। देखो सबसे पहले हम लोग जो आवश्यक परिपथ बनाएंगे, तो जब हम लोग परिपथ बनाएंगे, चित्र बनाएंगे ना, तो आपको पता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक यल लंबाई, लगभग हम लोग कहेंगे 1 मीटर की लंबाई की एक छड़ लेते हैं इस प्रकार से। इसमें हम लोग क्या क्या लगाते हैं, एक लगाओगे बैटरी, एक लगाओगे कुंजी, इसी में कुंजी कर दोगे बंद। ठीक, इसकी जो लंबाई है समथिंग कितनी है, समथिंग क्या, इसमें इसकी जो लंबाई है 1 मीटर की है। ये मीटर सेतु की लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर। ठीक, 1 मीटर की लंबाई है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक हम लोग प्रतिरोध लगा देते हैं इस तरह से। ठीक, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा देंगे, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा देंगे। ठीक है, ये लकड़ी का बना होगा प्रतिरोध R, इसको यहाँ दर्शाते हैं। फिर यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा देंगे, इसको हम लोग कहेंगे प्रतिरोध यश। यहाँ पर भी हम लोग प्रतिरोध, क्योंकि मीटर सेतु में कितने प्रतिरोध होते हैं, 4 प्रतिरोध होते हैं ना, तो व्हीटस्टोन से मतलब व्हीटस्टोन सेतु में कितने प्रतिरोध होते हैं, 4 प्रतिरोध होते हैं ना, तो वही फिर इसको इससे जोड़ देंगे। ठीक, यहाँ पर हम लोग मतलब जॉकी लगा देंगे, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, यहाँ पर जॉकी रखते हैं, जॉकी को कहीं पर भी रख सकते हो। ठीक है, ये टोटल लंबाई जो है आपके पास 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये यल है तो ये 100 माइनस यल है। ठीक है, और ये आपके पास आवश्यक परिपथ है ए बी। ये क्या है, आपके पास आवश्यक परिपथ है। बस जितना पूछा गया है, एक्सप्लेन तो हमने कोर्स में कर दिया आपका, जितना पूछा गया उतना ही कर रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा चीज नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत स्पष्ट कीजिए, ट्रांसफार्मर से होने वाली ऊर्जा हानियों का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग कार्यकारी सिद्धांत, तो उत्तर 4 लिखोगे, गा लिखोगे और हेडिंग डालोगे ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत। ट्रांसफार्मर क्या है, एक युक्ति है। ट्रांसफार्मर क्या है, युक्ति है, आपको पता ही है। ट्रांसफार्मर से हम लोग क्या कर सकते हैं जानते हो, ट्रांसफार्मर से हम लोग निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर है। तो
एक चीज़ का ध्यान रखना कि आंसर तो आपको स्क्रीन में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। जिसका आंसर नहीं है वो आपको लिंक जो है आंसर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब इसको कल समझना आपको। ट्रांसफार्मर क्या है समझो पहले। ये ट्रांसफार्मर जो है इस प्रकार से नर्म लोहे की पतली क्रोड को रख रख कर तरह बनाते हैं। ये ट्रांसफार्मर की है प्राथमिक कुंडली, ये ट्रांसफार्मर की है द्वितीयक कुंडली, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली, ये ट्रांसफार्मर में है फेरों की संख्या, इसमें फेरों की संख्या एनपी मतलब होता है प्राइमरी, ठीक है, मतलब पी का मतलब प्राइमरी और एन का मतलब फेरों की संख्या, यानी प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या। इसको लिखेंगे हम लोग एन एस, द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो है ना हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का इनपुट कराते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट कराते हैं और यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज के रूप में हम लोग आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं, यानी यहाँ से आउटपुट प्राप्त करते हैं, ठीक। और ये जो है आपके पास ये नर्म लोहे की क्रोड है, ये नर्म लोहे की क्रोड है। नर्म लोहे की क्रोड ऐसे लगते हैं कि भंवर धारा उत्पन्न ना हो जाए तो उससे बचने के लिए नर्म लोहे की क्रोड रखते हैं। अब ट्रांसफार्मर की कार्यकारी सिद्धांत क्या है, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि क्या है। देखो, ट्रांसफार्मर में प्रत्यावर्ती वोल्टता को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। बढ़ा कह सकते हैं अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो, इसको हम लोग कहेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इसमें फेरों की संख्या बढ़ा सकते हैं, सॉरी फेरों की संख्या नहीं, वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। कैसे, कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज कर सकते हैं। अगर इधर फेरों की संख्या अधिक कर देंगे, इधर फेरों की संख्या कम कर देंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग जो उसमें हम लोग अगर इधर फेरों की संख्या बढ़ा देंगे और इधर फेरों की संख्या कम कर देंगे, उसे कहेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर। उसमें वोल्टेज को हम लोग कम प्राप्त करते हैं, उसमें वोल्टेज को कम प्राप्त करते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कार्यकारी सिद्धांत में कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा प्रत्यावर्ती वोल्ट, ट्रांसफार्मर से प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और ये किस पर आधारित है, यह अन्योन्य प्रेरण गुणांक पर आधारित है, यानी अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। स्वप्रेरण प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण हमने पढ़ाया ना आपको। अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, जब एक कुंडली से दूसरे कुंडली में हम लोग धारा प्रेरित कर देते हैं, उत्पन्न, जब एक कुंडली से दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो बिना टच कराए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं ना। तो ये किस पर आधारित है, अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। इसमें नर्म लोहे की क्रोड, ये जो हमने शॉर्ट में बना दिया, आपने बुक में तो देखा होगा, ये नर्म लोहे की जो क्रोड है ना, तो नर्म लोहे की क्रोड, नर्म लोहे की पतली क्रोड से रख देते हैं। इसलिए रखते हैं कि कहीं भंवर धारा ना उत्पन्न हो जाए, तो भंवर धारा से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें नर्म लोहे की क्रोड लगा देते हैं, ठीक है। इसमें प्राथमिक कुंडली में एनपी फेरे होते हैं, द्वितीय कुंडली में एनएस फेरे होते हैं। इसमें से इनपुट देते हैं और इसमें से आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करते हैं। तो ये इसका क्या होगा, ट्रांसफार्मर कार्यकारी सिद्धांत। इसमें और भी पूछा क्या, हाँ, ट्रांसफार्मर से हानियाँ। तो ट्रांसफार्मर से हानियाँ, तो हेडिंग डालोगे आप लोग, ट्रांसफार्मर से हानियाँ। ट्रांसफार्मर से हानियाँ क्या डालोगे हेडिंग, ट्रांसफार्मर से हानियाँ। अब ट्रांसफार्मर से कौन कौन सी हानि होती है, नंबर 1 आप लोग हेडिंग डालोगे इसी में, ताम्र हानि। ताम्र हानि, अब ताम्र हानि में क्या है, तांबे में होने वाली हानि, यानी तार में होने वाली हानि। तार में होने वाले हानि को ताम्र हानि कहते हैं। जैसे जब हम लोग अगर ट्रांसफार्मर की कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, तो तार में प्रतिरोध ऊर्जा क्षय के रूप में होती है। फिर से एक बार समझो, जब हम लोग ट्रांसफार्मर में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, तो तार की जो प्रतिरोध है उसमें ऊर्जा क्षय होती है। नहीं समझ में आना, समझाते आपको। देखो, जैसे मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में मतलब लाइट लेते हैं हम लोग। लाइट लेने के बाद इससे मान लो कि बहुत सारे तार लगा के रखते हैं, कौन तार लगाते हैं हम लोग। अगर हम लोग क्या करेंगे कि उसमें मान लो केवल हम लोगों ने ना तो हमने लाइट जलाई, ना पंखा चलाया हमने, ना कूलर फ्रिज, कुछ भी नहीं चलाया, केवल हमने कनेक्शन करके रखा है, ठीक है, मीटर लगा के रखा है, फिर भी महीने का बिल आएगा हमारा। क्यों आएगा,
क्योंकि आपको पता है कि उसमें धारा थोड़ी थोड़ी, अगर स्विच बंद भी रखोगे ना, स्विच बंद भी रखोगे तो भी उसमें धारा प्रवाहित होती है, नाम मात्र में थोड़ी थोड़ी नगण्य के रूप में धारा प्रवाहित होती है। इसे कहते हैं ताम्र हानि। मतलब जैसे मान लो कि आपने स्विच को बंद कर दिया, स्विच को बंद करने के बाद आप सोच रहे होंगे, अगर लाइट है और स्विच आपने बंद कर दिया तो आप सोच रहे हो कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, नहीं, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, फिर भी धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन वो ना के बराबर, उसमें प्रतिरोध का मान अधिक है और धारा का जो मान है वो कम है, लेकिन धारा प्रवाहित हो रही है। इसे कहते हैं ताम्र हानि। बिल आपका आएगा, लाइट जलाओ ना जलाओ बिल आपका आएगा, इसे कहते हैं ताम्र हानि। दूसरा, भंवर धाराओं से हानि। दूसरा आप लोग क्या लिखोगे? भंवर धाराओं से हानि। भंवर धाराओं से हानि। भंवर धारा के बारे में मैंने पढ़ाया था ना, एडी करंट। भंवर धारा किसे कहते हैं? आपको पता है, जो पानी के समान चक्करधार जो धारा उत्पन्न होती है वो हमारे विद्युत में भी ऐसा ही होती है, विद्युत में भी होती है हमारे भंवर के समान चक्करधार धारा। इसकी खोज करने वाले फोको साइंटिस्ट तो हमने सब कुछ पढ़ाई दी आपको। जो ट्रांसफार्मर की जो ये नर्म लोहे की क्रोड है, इसमें क्या होता है, भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण जो ट्रांसफार्मर की नर्म लोहे की पटलित क्रोड है ना, एक के बाद एक रखी जाती है, इसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है। भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण इसमें ऊर्जा होती है नष्ट, इसमें ऊर्जा नष्ट होती है, तो उसे कहते हैं भंवर धाराओं में हानि। ट्रांसफार्मर की नर्म लोहे की जो पटलित क्रोड है, एक के बाद एक उसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, जिससे भी विद्युत ऊर्जा नष्ट होती है, इसे कहते हैं भंवर धाराओं से हानि। ठीक है, और इससे बचने के लिए हम लोग नर्म लोहे की क्रोड में वार्निश का लेप लगा देते हैं। इसके बाद क्षैतिल्य हानि। तीसरी हेडिंग डालोगे क्षैतिल्य हानि। क्षैतिल्य हानि क्या है? प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्येक चक्र में लोहे की जो क्रोड है बार बार चुंबकित विचुंबकित होते रहते। जो नर्म लोहे की क्रोड है, इसमें धारा, प्रत्यावर्ती धारा का मान तो बार बार बदलती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा जो मान है वो बार बार बदलती रहती है। तो बार बार बदलने के लिए एक बार ऊपर की ओर अर्ध चक्कर, नीचे की ओर अर्ध चक्कर, ऊपर की ओर अर्ध चक्कर, नीचे की ओर अर्ध चक्कर, तो हर एक बार चुंबकी विचुंबकी होने के कारण भी इसमें ऊर्जा क्षय होती है, ऊर्जा नष्ट होती है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्षैतिल्य हानि। क्या कहते हैं? क्षैतिल्य हानि। अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किसी प्रकाश संवेदी सतह पर आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम से घटकर 5000 एंगस्ट्रॉम हो जाने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़कर 0.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। सतह की कार्य फलन प्लांक नेतांक एवं देहली तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। देखो क्या क्या है हमारे पास, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले उत्तर क्या है हमारे पास? चौथे का घा, 4 का घा। हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है तरंग दैर्घ्य को लिखते हैं हम लोग लेमडा से। ठीक है, तो लेमडा 1 बराबर हमारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 10 की घात -10 मीटर। फिर लेमडा 2 बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो गया 5000 इंटू 10 की घात -10। इसको डेल्टा लेमडा से दर्शा सकते हैं हम लोग। इन दोनों को घटाएंगे तो बचेगा 1000 इंटू 10 की घात -10, क्योंकि घटकर ना, तो घटा दिया घटकर। इसके बाद गतिज ऊर्जा को हम लोग लिखेंगे के E1 से दर्शाएंगे। के E1 बराबर हमारे पास कितना दिया गया? 0.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और के E2 बराबर हमारे पास 0.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको हम लोग डेल्टा के ई से दर्शाते हैं, मतलब दोनों से बढ़कर, तो कितना बड़ा? 5 का तो 5 बचेगा ही, 7 से 6 गया 1 बचेगा, 8 से 4 गया 4 बचेगा, दशमलव इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सतह के कार्यफलन, तो कार्यफलन को हम लोग फाई नॉट फाई से दर्शाते हैं, तो फाई बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये फाई नॉट से दर्शा सकते हो। प्लांक नेतांक, प्लांक नेतांक को एच से क्वेश्चन मार्क। तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए, लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। इतनी चीज जो है हमसे ये पूछा गया है। अब देखो सबसे पहले आप लोग जानते हो ना गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला एच सी माइनस फाई नॉट। गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या है? एच सी बटे फाई नॉट। तो के ई बराबर एच सी माइनस फाई नॉट या फाई, ठीक है। तो इसमें हमने फाई से दर्शा दिया कार्यफलन को, किससे दर्शा दिया? फाई से। अब एक चीज आपको बता देते हैं कि यहाँ पे लेमडा भी है, एच सी लेमडा बटे फाई नॉट। एच सी का मान आप लोग याद रख लेना, एच सी का मान होता है 1240। एच का मान तो जानते हो आप लोग, प्लांक नेतांक का मान, और प्रकाश की चाल भी आपको पता है, तो 1240 का मान आप लोग याद रख लो, ठीक। अब देखो यहां पर के ई का मान आप लोग क्या लोगे? के ई का मान आप लोग 0.415 लोगे। ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। तो हम लोग इस यहां पर हमने डेल्टा ई लिख दिया है, डेल्टा के ई लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग टोटल इसी को लिखेंगे क्योंकि ये टोटल मान है। इससे भी लगा सकते हो हम लोग, इससे भी लगा सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं। इस तो लगा रहे हो कि इससे इतना बढ़कर इतना हुआ, तो इतना मान बढ़ा ना, तो हम लोग लिख रहे हैं यही के ई या डेल्टा के ई। तो यहाँ पर 0.415 एच सी का मान आप लोग याद रख लेना 1240। और तरंग दैर्घ्य हमारे पास क्या है? देखो तरंग दैर्घ्य इससे भी लगा सकते हो, इससे भी लगा सकते हो हम लोग। तो हम लोग 6000 से ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर 6000, ये एंगस्ट्रम दिया गया, एंगस्ट्रम में ही रख रहे हैं हम लोग, -5, ठीक। अब फाई को इधर पक्षांतर करो और इसको उधर पक्षांतर करके ले जाओ, तो फाई बराबर ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, तो 124 बटे 600 माइनस 0.415। तो फाई बराबर, अब इसको काटो तो ये हो गया 6 से काटो, नहीं 2 से काटो, 2 6 12 या 4 से काटो, 4 3 12, 4 एकम 4, 15 चौको 60, 15 चौको 60 और 0 150, ठीक। अब 150 का भाग जो है हम लोग किस में लगा देंगे? 150 का भाग लगाएंगे 31 में। भाग न खाए 0 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 150 दूनी 300, 10 दशमलव है 0 बढ़ा सकते हैं, भाग न खाए 0 दशमलव लगाया, 0 बढ़ा सकते हैं, 15 6 का 90, ये आ जाएगा 6, ठीक है, ये आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.206 माइनस 0.415, क्या जाएगा? 415, ठीक। अब इसको जरा घटाओ तो ये हो जाएगा, माइनस बचेगा, माइनस में लिखेंगे नहीं हम लोग, कार है ना, तो यहाँ से एक 9 बचेगा, और यहाँ 0, तो 0 से 0 बचेगा, 2.0, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। बाद में कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आप लोग देख लेना, हो सकता है कैलकुलेशन इधर उधर हो जाए एक आध अंक का, वैसे यही आंसर होना चाहिए, ठीक। फार्मूला आपके पास फिक्स है। अब देखो हमारे पास प्लांक नेतांक एच, इसका मान तो आप लोग जानते हो, प्लांक नेतांक एच बराबर क्या होता है? एच बराबर आपके पास 6.6263 इंटू 10⁻⁻, ध्यान रखना कि आप लोग 6.6 भी ले सकते हो, 6.62 भी ले सकते हो, ठीक है, और 6.63 भी ले सकते हो, तो -34 जूल सेकेंड। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो 1.6 का 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। अब हमें चाहिए लेमडा, लेमडा का मान चाहिए ना, तो लेमडा के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो लेमडा बराबर आप लोग जानते हो एच सी, लेमडा बराबर क्या होता है? एच सी बटे 5,
HC/φ। तो HC लेमडा ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। HC का मान हमने कहा था 1240। H का मान ये है और C का मान 3 × 10⁸ रख कर आप लोग गुणा कर सकते हो, लगभग यही आएगा आपके पास। और फाई का मान 0.209, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, अब दशमलव हटा के कितना जीरो बढ़ाओगे? 1 2 3 जीरो बढ़ाओगे तो लेमडा बराबर ये हो जाएगा 1240, 4 जीरो हो गया अब बटे 209। तो लेमडा बराबर, अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका लेमडा है हम लोग 209 का भाग लगा देते हैं इसमें। ठीक, लगा देते हैं 1240, 1 2 1240, फिर 1 2 3 जीरो, भाग लगाएंगे 209, तो समथिंग ये आ जाएगा आपके पास 5933.01। ये किसी में कन्वर्ट नहीं किया हमने। ठीक, 59 कितना आया था? 5933.01 एंगस्ट्रॉम में है। कन्वर्ट किया था क्या एंगस्ट्रॉम को? नहीं, एंगस्ट्रॉम में ही है क्योंकि इसको डायरेक्टली 6000 ही लिया था ना इसमें। तो ये इसका ही आंसर हो गया। ठीक है, इतने का दोस्तों पूरे शॉर्ट कर लो आप लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे का इंगिया नंबर। ऊर्जा बैंड डायग्राम के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, तो अब लोग डालोगे उत्तर 4 और लास्ट। ठीक, इनका ऊर्जा बैंड के आधार पर, तो आप लोग हेडिंग डालोगे ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर। किसके आधार पर? ऊर्जा बैंड के आधार पर हम लोग इनमें करेंगे अंतर। देखो, सबसे पहले आप लोग को हेडिंग डालोगे आप लोग चालक। अब आप लोग सोचोगे चालक तो हमें आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाह हो, उसे चालक कहते हैं। नहीं, वो नहीं। ऊर्जा बैंड के आधार पर अब चालक बताओ। अब ध्यान देना, इनकी 2 स्थितियां हैं चालक की। ऊर्जा बैंड के आधार पर इनकी 2 स्थितियां हैं। कितनी स्थितियां हैं? 2 स्थितियां। तो इनकी 2 स्थितियां हैं। कितनी स्थितियां हैं? 2 स्थितियां हैं। नंबर 1 ध्यान रखना कि कुछ धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कुछ धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि में क्या होता है कि 0 केल्विन ताप पर उच्चतम ऊर्जा का वह बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और आंशिक रूप से भरा भी होता है। यह आंशिक रूप से भरा होता है। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम क्या होता है कि इसमें 0 केल्विन ताप पर भी उसमें उच्चतम ऊर्जा प्राप्त होती है, 0 केल्विन ताप पर। जबकि हमने आपको पढ़ाया था कि जब भी किसी अर्धचालक की चालकता को बढ़ाना है तो आपको क्या करना है? उसको ताप करना है, हीट करना है। तो इसमें कुछ धातुएं जो है जैसे सोडियम, पोटेशियम, इसमें अगर 0 केल्विन ताप भी दोगे ना आप लोग, 0 केल्विन ताप पर भी इसकी ऊर्जा अधिकतम होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन होते ही है 0 केल्विन ताप पर। क्यों? क्योंकि यह आंशिक रूप से भरा होता है। क्योंकि सोडियम का कितना होता है? 11। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक,
तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये तो कंप्लीटली है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, आंशिक रूप से कंप्लीट है, इसे कहते हैं आंशिक। ध्यान देना, जब भी हमने आपको केमिस्ट्री में डी ब्लॉक का तक पढ़ाया था तो हमने आपको पढ़ाया था कि D5 का मतलब कंप्लीटली है, कंप्लीट अनकंप्लीट तो कंप्लीट, और D10 का मतलब भी कंप्लीट, लेकिन ये आंशिक रूप से कंप्लीट। ये किस रूप से कंप्लीट? आंशिक रूप से। मतलब जैसे मान लो F14 होता है ना, तो F7 का मतलब भी कंप्लीट, आधा इसका आंशिक रूप से कंप्लीट। और अगर आपके पास P में 3 अगर हो तो भी कंप्लीट। तो किस रूप से कंप्लीट है? आंशिक रूप से कंप्लीट है। किस रूप से कंप्लीट है? ये आंशिक रूप से भरे हुए हैं। तो सोडियम पोटेशियम, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19 निकाल के देख लो, ये आंशिक रूप से भरे होते हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के अगर कक्षा कंप्लीट है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। ठीक, तो कुछ धातुएं जो है सोडियम पोटेशियम ये आंशिक रूप से भरे होने के कारण इसमें धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इसको चालक कहते हैं। दूसरा, कुछ धातुएं जैसे रखना, कंडीशन दूसरा, एक कंडीशन पहला था, कुछ धातुएं जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि पूर्ण रूप से भरे होते हैं। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये पूर्ण रूप से भरे होते हैं। कुल मिला के कक्षा कंप्लीट है, कक्षा कंप्लीट है, धारा प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, उसे कहेंगे हम लोग चालक, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर ध्यान रखना कि ये तो आंशिक रूप से भरे होते हैं इस प्रकार से। ठीक, ये संयोजकता बैंड और ये चालन बैंड और ये एनर्जी गैपिंग, ये आंशिक रूप से भरे होते हैं, लेकिन ये तो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो ध्यान रखना, चालक की दो स्थिति बनते हैं, एक सोडियम पोटेशियम जो होते हैं ये आंशिक रूप से भरे होते हैं, इसमें भी धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। और जो मैग्नीशियम कैल्शियम दूसरे में होते हैं ये कंप्लीटली रूप से कक्षा भरे होते हैं, फिर भी इसमें धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, इसे चालक कहते हैं। इसके बाद आप लोग अचालक, इसी की कड़ी है अचालक। अचालक के बारे में तो लोग जानते हो ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित ही ना हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित ही ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचालक। ध्यान रखना, अचालक पदार्थ में संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है। संयोजकता बैंड जो है ये क्या होता है कि पूर्ण रूप से भरा होता है, और चालन बैंड रिक्त होता है। चालन बैंड जो है वो रिक्त होता है। ठीक है, संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है, चालन बैंड रिक्त होता है। ईबी ईजी यहाँ सही है। फिर से एक बार समझो क्वेश्चन में अचालक, तो अचालक क्या होता है? अचालक में जो संयोजकता बैंड है, संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से तो भरा होता है, ठीक, लेकिन जो चालन बैंड है, चालन बैंड जो है वो क्या होता है कि ये खाली रहता है। और चालन बैंड और रिक्त बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत, इसके बीच जो ऊर्जा अंतराल है बहुत ज्यादा, मतलब समझो आप लोग, देखो जैसे आपको बताते हैं, यहां पर इन दोनों के बीच जो गैपिंग है ना, एनर्जी गैपिंग है, ईजी बहुत ज्यादा है, एनर्जी गैपिंग बहुत ज्यादा है। इसको हम लोगों ने दिखाया ईबी। ईबी का मतलब क्या हो गया आपके पास? एनर्जी बॉन्ड बैलेंस, मतलब संयोजकता बैंड। क्या हो गया ये? संयोजकता बैंड। और ईसी ये हो गया चालन बैंड। तो हमने क्या पढ़ाया आपको भी कि संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है। संयोजकता बैंड जो है ये पूर्ण रूप से भरा होता है, लेकिन ये खाली रहता है, और इनके बीच जो एनर्जी गैपिंग है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। और अर्धचालक, अर्धचालक किसे कहते हैं? इनके बीच जो एनर्जी गैपिंग होती है वो कम होती है, लगभग एनर्जी गैपिंग जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम। लेकिन वही क्लियर, ये कंप्लीट और ये अनकंप्लीट रिक्त, तो ये अर्धचालक हो गए। ठीक है, तो अर्धचालक और चालक और अचालक क्या है? चालक में ऐसी 2 स्थितियां बनती है, सोडियम पोटेशियम के लिए एक स्थिति, मैग्नीशियम कैल्शियम के लिए एक स्थिति। अगर आंशिक रूप से भरा है तो भी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, और पूर्ण रूप से भरा है तो भी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे।
इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित इसलिए नहीं होते हैं, ऊर्जा गैपिंग का अंतराल बहुत ज्यादा होता है, इसमें संयोजकता बैंड कंप्लीट और चालन बैंड अधिक, ठीक। और इसमें क्या होता है आपके पास, इसमें ऐसा होता है कि अर्धचालक में ये 0 केल्विन ताप पर संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है, संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है 0 केल्विन ताप पर, लेकिन चालन बैंड रिक्त होता है, लेकिन इसके ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, नहीं प्रवाहित होते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में है वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 3 अभिलक्षणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे, तो उत्तर 5 का आप लोग हेडिंग डालोगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसे इसमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और प्रकाश संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र आगे की ओर संचरित होती है, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र आगे की ओर संचरित होती है, ठीक। इसमें इसको हम लोग दर्शाएंगे विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। इसमें चुंबकीय क्षेत्र ये है, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, प्रकाश संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी माध्यम में वह हलचल है जो तरंग संचरण की दिशा को निर्धारित करती है, जो तरंग संचरण की दिशा को निर्धारित करती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जो तरंगे, इसको भर लेना आप लोग, हाँ इसको भर लेना, ध्यान रखना, जो समय के साथ साथ बदलते हुए समय, देखो इसको हम लोग ई से दर्शा दे रहे हैं विद्युत क्षेत्र, बी से, और इसको सी से। वह तरंगे जो समय के साथ साथ अपनी दिशा में परिवर्तन करते हैं उसे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इसमें आपके क्या होता है कि इसके लक्षण पूछे गए थे, इसमें वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और प्रकाश तीनों एक प्रकाश की जो संचरण की दिशा है वो तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दूसरा, तीनों एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है। और इसके बाद यह तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है, ये तरंगे जो है किस द्वारा उत्पन्न होती है, त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। और यह तरंगे प्रकाश की भांति परावर्तित और अपवर्तित ये होती है, ठीक है। तो 3 पूछा गया, तो तीनों आपको बता दिया। इतने में शॉर्ट कर लो दोस्तों, फिर क्वेश्चन को आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। 5 × 10⁻⁶ मीटर तरंग दैर्घ्य वाले, तो तरंग दैर्घ्य को लिखते हैं लेमडा, तो लेमडा बराबर 5 × 10⁻⁶ मीटर। और वैद्युत क्षेत्र की आवृत्ति को लिखते हैं हम लोग एफ से, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एफ बराबर सी बटे लेमडा। तो एफ बराबर सी का मान 3 × 10⁸, लेमडा का मान 5 × 10⁻⁻⁶। तो एफ बराबर 5 का भाग लगाओ, भाग ना खाई 0, तो हम लगाया 0 बढ़ाया 30 हो गया, 5 × 6 = 30 इंटू 6 और 8 14, 10⁻14, दशमलव हटा दो, 1 0 बढ़ा लो, 1 0 से माइनस कर लो, तो एफ बराबर हो जाएगा 6 × 10⁻+13 हर्ट्ज। यही दिया गया था इसमें आंसर, हाँ यही आंसर है, इसमें कहा गया था। देखो आगे, खा 5वें का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटकों को परिभाषित कीजिए। देखो 5वें का खा, तो लिखोगे आप लोग उत्तर 5 लिखोगे, खा लिखोगे। ये कह रहा है 3 नंबर का है क्वेश्चन, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के घटकों को परिभाषित कीजिए। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के घटक, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के घटक, देखो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के घटक के रूप में क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 3 घटक तुम्हें बताने पड़ेंगे मैं,
ठीक है, 3 घटक तो हमें बताने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर अधिकतर नंबर के हिसाब से ही कॉपी की जांच होती है ना, कॉपी की जांच इसी प्रकार होती है। देखो नंबर 1 आपको बता दें कि भौगोलिक ध्रुव, भौगोलिक ध्रुव। नंबर 2 बता दें आपको भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष। और नंबर 3 बता दे चुंबकीय अक्ष। और नंबर 4 है नतिकोण नमन कोण। ठीक है, नतिकोण नमन कोण, चुंबकीय अमोत्तर, भौगोलिक अमोत्तर, ये सब भाग है। 3 नंबर का है, 3 ही लिखेंगे हम लोग, 3 नंबर का है, 3 ही घटक लिखेंगे। ठीक है, द्विपद कोण वगैरह जो है ये सब नहीं लिख रहे हैं, पर ये बता देंगे आपको। पृथ्वी के चुंबकीय अवयव के घटक हमने आपको पढ़ाया था, उसका थोड़ा सा हिंट्स दे रहे। हम लोगों जब हमने पढ़ाया था आपको फिजिक्स में, तो बताया था कि इस प्रकार से हमारे पास हमारी पृथ्वी होती है। ठीक है, पृथ्वी होती है। साइंटिस्टों के, हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, थोड़ा सा बता रहे हैं। साइंटिस्टों के मतों के अनुसार बहुत सारे मत थे, टापुओं पर जो बताया था वो सब आपको याद होगा कि पृथ्वी के गर्भ में भी एक चुंबक है, ये निष्कर्ष निकला था। पृथ्वी के गर्भ में भी एक चुंबक है, लेकिन पृथ्वी के गर्भ में जो साइंटिस्टों ने बताया था कि पृथ्वी के गर्भ में एक चुंबक है। इससे पहले हम लोग दिशा का ज्ञान कैसे करते थे? इससे पहले हम लोग दिशा का ज्ञान करते थे कि जिधर से सूर्य उगता है उधर पूरब, और जिधर सूर्य डूबता है वो पश्चिम। जिधर से सूर्य का उदय होता है पूरब, जिधर सूर्य का अस्त होता है वो पश्चिम। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का हम लोग ऐसे ज्ञात करते थे हम लोग, है ना। तो जो सूर्य की सहायता से ज्ञात करते थे उस अक्ष को हम लोग कहते हैं भौगोलिक अक्ष। वह अक्ष जो सूर्य की सहायता से ज्ञात करते थे, सूर्य किसमें, भूगोल में है ना, तो वह अक्ष जो सूर्य की सहायता से ज्ञात करते थे उसे हम लोग भौगोलिक अक्ष कहते हैं। क्लियर? चुंबकीय अक्ष, पृथ्वी गर्भ में चुंबक है और ये मान लो यन और ये यश है, तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलेगी यन से यश की ओर, इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र निकलेगी यन से यश की ओर। जो कुछ पढ़ाया था वो तो आपको याद है। ठीक है, तो जो चुंबक की सहायता से दिशा ज्ञान करते हैं उसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय अक्ष, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है, उसे हम लोग कहते हैं भौगोलिक ध्रुव, उसे कहते हैं हम लोग भौगोलिक ध्रुव। तो ध्यान रखना कि भौगोलिक ध्रुव कितने, 2 ध्रुव होते हैं, यन और यश, और चुंबकीय ध्रुव भी 2 होते हैं, यन और यश। चुंबक की सहायता से जो दिशा ज्ञात करते हैं चुंबकीय अक्ष, और भौगोल की सहायता से जो दिशा ज्ञात करते हैं भौगोलिक अक्ष। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, चक्कर लगाती है, उसे कहते हैं भौगोलिक ध्रुव। काम खत्म। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में का विवर्तन का अर्थ समझाइए। तो समझिए, क्वेश्चन कल पूछने दीजिए उसको। तो उत्तर 5 में का गा विवर्तन, अच्छा बर्तन भी है। देखो विवर्तन, विवर्तन मुड़ने की घटना, ध्वनि के मुड़ने की घटना को ध्वनि में विवर्तन, प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश में विवर्तन। तो विवर्तन हमारे इंटर लेवल में प्रकाश ही है, फर्स्ट ईयर लेवल में क्लास 11th में ध्वनि भी है। तो विवर्तन किसे कहते हैं? वह घटना, प्रकाश की किसी भी अवरोधक से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। तो विवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का किसी अवरोधक, अवरोधक मतलब होता है उसके सामने बाधा। जैसे मान लो कि ये प्रकाश स्रोत है, ठीक है, ये प्रकाश स्रोत है और प्रकाश स्रोत से यहां से प्रकाश निकल रहा है और इसके मार्ग में डाल दो एक बाधा, इस प्रकार से बाधा डाल दो, तो प्रकाश की इस अवरोधक से मुड़ने की घटना को, इस अवरोधक से मुड़ने की घटना को, इस अवरोधक से मुड़ने की घटना को, इस अवरोधक से मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का किसी अवरोधक से, अवरोधक किनारों से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। तो विवर्तन का मतलब होता है, जैसे मान लो कि ये प्रकाश स्रोत है ना, ये प्रकाश स्रोत है और यहाँ पर कोई पर्दा डाल दोगे तो प्रकाश इस प्रकार से मुड़ेगा, प्रकाश इस प्रकार से मुड़ेगा, मुड़कर कोई तीसरा पर्दा उस पर प्रकाश आपतित कर सकते हो ना। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का किसी अवरोधक से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें और भी पूछा गया क्या, देखो एक पतली झिर्री से प्राप्त प्रकाश विवर्तन
प्रारूप में तीव्रता वितरण वक्र बनाइए। झिर्री की चौड़ाई दुगनी करने पर फ्रिंजों की चौड़ाई की तीव्रता भी ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले विवर्तन, एक पतली झिर्री से प्राप्त विवर्तन के प्रारूप में तीव्रता वितरण वक्र बनाइए। देखिए सबसे पहले तो तीव्रता वितरण वक्र कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रकाश स्रोत लेते हैं, यश क्या है, यश जो है एक प्रकाश स्रोत है। इससे क्या निकल रहा है, इससे प्रकाश मतलब प्रकाश किरणें निकल रही है। ये क्या निकल रही है, प्रकाश किरणें निकल रही है। इसके मार्ग में क्या डालेंगे हम लोग, बाधा। इसके मार्ग में क्या डालेंगे, बाधा। तो इस प्रकार से हमने बाधा में लेंस ले लिया। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस के बारे में हम लोग को पढ़ाया था, है ना, कि अगर प्रकाश किरणें फोकस से होकर आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसका भी एक मुख्य अक्ष है, तो ये किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर। ये किरणें क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि फोकस से होकर आ रही है। किरणें कहां से होकर आ रही है, फोकस से, तो क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरा बड़ा सा उत्तल लेंस लगाते हैं। इसका ये हो गया प्रकाशीय केंद्र पर अभिलंब, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र पर अभिलंब। ये क्या हो गया, प्रकाशीय केंद्र से अभिलंब। ठीक है। अब यहां पर हम लोगों ने लिया एक पर्दा, यहां पर एक हमने क्या लिया, पर्दा। ठीक है। हमने यंग का द्विक स्लिट पढ़ाया था ना, द्विक स्लिट याद है ना, वही प्रैक्टिकल है ये। ठीक है। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर प्रकाश इस पर आपतित हो, जब प्रकाश किरणें इस पर आपतित होती है, वह किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वह किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो वो फिर क्या होती है कि वो फोकस पर जाकर मिलती है, और जो फोकस आती है तो फिर वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो इस प्रकार से ये किरणें कहां पर जाएगी, फोकस पर। ठीक है। इस प्रकार से एक बिंदु पर मिलेगी, जहां मिलेगी वो क्या बनेगा, प्रतिबिंब। लेकिन इसको हम लोग किस प्रकार से देखते हैं, इसको देखते हैं कि ये किरणें इस प्रकार से हम लोग, जब हमने आपको जब हमने यंग का प्रयोग पढ़ाया था आपको, तो यंग के प्रयोग में आपको बताया था, तो ये किरणें हम लोग एक उच्चिष्ट, हम लोग मान लो किसी एक पर प्राप्त करते हैं। यहाँ पर इस किरणों को प्राप्त करेंगे, इसका नाम दे दिया हमने पी। क्या नाम दे दिया, पी। और यहाँ का नाम क्या दे दिया हमने, ओ। आपको याद है ना वो प्रयोग, ये पहले एक छेद करते हैं, फिर दो छेद करते हैं, याद है ना, फिर एक पर्दा रखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग फ्रिंजों को प्राप्त करते हैं। तो वही प्रयोग है ये, ठीक है ना, वही प्रयोग है ये। तो बस इतना तो पूछा गया होगा शायद, और तो कुछ पूछा नहीं गया इसमें, क्या और भी पूछा गया है, देख लेते हैं। हाँ, झिर्री की चौड़ाई दोगुनी करने पर फ्रिंजों की चौड़ाई पर तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा। चौड़ाई, फ्रिंजों की चौड़ाई। अब देखो फ्रिंजों की चौड़ाई, इससे जो प्राप्त फ्रिंज, दो प्रकार से फ्रिंज प्राप्त करते हैं, एक दीप्त और एक अदीप्त। किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, एक दीप्त फ्रिंज प्राप्त करते हैं और एक अदीप्त फ्रिंज प्राप्त करते हैं, है ना। चौड़ाई को दोगुनी करेंगे तो ध्यान देना कि कोण के लिए फ्रिंजों की जो कोणीय चौड़ाई है थीटा, थीटा बराबर बीटा दीप्त बीटा अदीप्त हम लोग प्राप्त करते हैं ना, बीटा दीप्त बीटा अदीप्त। तो ये हमारे पास फार्मूला क्या होता है, लेमडा अपॉन ई। ठीक है, जहां इसको हम लोग दुगना कर देंगे तो ये जगह 2 थीटा बराबर 2 लेमडा बाई ई। तो अगर आप लोग दुगना करोगे तो ये प्राप्त करेंगे हम लोग। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट घ नंबर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। 5वें घा का अथवा कर रहे, फिर 5वें घा कर दे रहे। ठीक है। दो पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं, प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। उत्तर 5वें घा का अथवा, उत्तर 5 घा और अथवा। तो F1 बराबर 20 सेंटीमीटर और F2 बराबर -20 सेंटीमीटर। ठीक है।
और वस्तु की दूरी u बराबर -20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो v बराबर क्वेश्चन मार्क। और जब दोनों लेंस नंबर 1 उत्तल हो, नंबर 2 अवतल हो। देखो सबसे पहली बात तो उत्तल अवतल दोनों के लिए ध्यान रखना। कंडीशन नंबर 1 बटे एफ बराबर, आप लोग क्या करोगे 1 बटे F1, ठीक, प्लस 1 बटे F2, 1 बटे F1 प्लस 1 बटे F2। इस कंडीशन में हम लोग उत्तल के लिए दोनों ही प्लस लेंगे, उत्तल के लिए दोनों ही प्लस लेंगे हम लोग। तो 1 बटे F बराबर 1 बटे 20 प्लस 1 बटे 20 अर्थात 2 बटे 20 अर्थात 1 बटे 10। तो हम लोग कहेंगे F बराबर हमारे पास कितना आ गया, F बराबर 10। और जब अवतल लेंगे ना तो F बराबर -10 आ जाएगा, ठीक। यहीं पर अवतल में दोनों में माइनस ले लेंगे तो F बराबर हमारे पास क्या जाएगा -10। अब यहाँ पर 1 बटे V बराबर 1 बटे F प्लस 1 बटे लेंस है ना, लेंस है, 1 बटे F बराबर 1 बटे V माइनस 1 बटे U। 1 बटे 10 बराबर 1 बटे V माइनस 1 बटे 20। माइनस माइनस प्लस 55 का माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यह जगह 1 बटे 20 V बराबर 1 बटे 10 माइनस 1 बटे 20। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 1 बटे V बराबर दोनों का एलसीएम 20, 10 दूनी 20 माइनस 1 अर्थात 1 बटे 20। तो V बराबर 20 सेंटीमीटर उत्तल के लिए। ये किसके लिए, उत्तल के लिए। जब अवतल के लिए, अवतल के लिए यहां लगा देते हैं, अवतल के लिए तो 1 बटे F बराबर 1 बटे V माइनस 1 बटे U। तो 1 बटे F के जगह हम लोग -20 और U के जगह भी -20, ठीक। तो प्लस और इधर आके फिर माइनस, तो 1 बटे V सही है ना। एक बार देख लेते हैं, ये -10 है, -10। तो ये हो जाएगा 1 बटे -10 और -1 बटे 20। तो 1 बटे V बराबर हो गया 20, तो -10 दूना 20 माइनस 1, तो V बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 छिंग 18। हाँ, तो 3 छिंग 18.67 सेंटीमीटर। ये अवतल लेंस के लिए आ गया, ठीक है। तो दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग करेंगे 5वें का घा, ठीक। घा में अभी तो हम लोगों ने उसको अथवा कर लिया है, अब घा करेंगे। तो घा में कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आप लोग डालोगे उत्तर 5 का उत्तर 5 डालोगे और घा डालोगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, तो द्विध्रुव किसे कहते हैं, जिसमें हमने आपको द्विध्रुव में पढ़ाया था ना कि द्विध्रुव किसे कहते हैं, जिसमें 2 ध्रुव हो, जिसमें 2 ध्रुव हो। मतलब द्विध्रुव का मतलब 2 ध्रुव कैसे, ध्यान रखना कि एक आवेश यहां पर हो, दूसरा आवेश यहां पर हो और यहां पर आपके पास क्या हो, इसे कहते हैं हम लोग ध्रुव। इसके लिए, इस आवेश के लिए एक ये ध्रुव और इस आवेश के लिए एक ध्रुव, तो इसे कहते हैं द्विध्रुव। यानी 2 समान प्रकृति के आवेश हो लेकिन परिमाण अलग अलग हो, समान प्रकृति के आवेश हो और परिमाण अलग अलग हो, और इनकी जो बीच की दूरी है वो क्या हो, 2l हो। इसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। इन लोग वैद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत क्षेत्र, तो देखो द्विध्रुव में ये हो गया हमारे पास, ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। यहां से ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है, जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र रेखा है जो n से s की ओर प्रभावित हो रही है, n से s की ओर प्रभावित हो रही है वैद्युत क्षेत्र रेखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है। इनके बीच जो कोण है, कोण दर्शाते हैं, जैसे मैंने कोण दर्शा दिया, तो ये कोण आपके पास हमने क्या दे दिया, थीटा, और क्षेत्रफल, चलो क्षेत्र की जरूरत नहीं है, ठीक। अब चुंबकीय क्षेत्र में यम जो है चुंबकीय आघूर्ण है, यहाँ पर यम को मैंने लिख दिया है, यम क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। तो उस कंडीशन में प्रत्यानयन बल टाउ बराबर mb sin थीटा, इसको समीकरण में 1 मान लिया। अब स्थिति ऊर्जा चुंबकीय के मानक स्थिति 90 अंश घुमाने में कार्य,
तो काम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कार बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो हमने लिख दिया है dw से, और बल क्या है हमारे पास, टाउ है, और बल की दिशा में विस्थापन डी थीटा मान लिया हमने। अब दोनों पक्षों में जब भी डी हो ना तो हमेशा समाकलन क्या आता है, तो दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो ये कर दिया समाकलन डी डब्ल्यू का, और ये कर लिया समाकलन डी थीटा का, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक, 90 से 0, 90 से 0, ठीक है ना, 90 से 0। अब यहाँ पर समाकलन का एक नियम होता है, आप लोग जानते हो कि 1 dx का समाकलन होता है x। इसी प्रकार यहाँ पर 1 dw का समाकलन हो जाएगा w, और ये हो गया आपके पास, इसमें लिमिट ले रहा है, ठीक, इसमें लिमिट ना लो, लिमिट इधर वाले में रखो, इधर वाले में लिमिट रखो w, क्योंकि हम लोग काम तो में रखना है ना। अब ये हो गया हमारे पास टाउ, टाउ का मान रखो 90 से 0, टाउ का मान क्या है हमारे पास, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा डी थीटा, यानी किसके सापेक्ष समाकलन, थीटा के सापेक्ष समाकलन। तो एम बी हमारे पास कांस्टेंट, इसको बाहर करो, तो W बराबर एम बी, ये हो गया 90 से 0 साइन थीटा डी थीटा। अब समाकलन में साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और 90 से 0, लिमिट ले लो, हमेशा अपर लिमिट पहले, लोअर लिमिट बाद में। तो W बराबर हो जाएगा माइनस एम बी और कॉस 0 माइनस कॉस 90, तो W बराबर माइनस एम बी, ठीक है। कॉस 0 का मान क्या होता है 1, और कॉस 90 का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा W बराबर माइनस एम बी। तो W बराबर माइनस एम बी जो है, यही आपके पास क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा। ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा। अब हमारे पास फार्मूला बन गया था W बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर अगर हम लोग थीटा का मान 0 अंश रखकर देखते हैं, तो W बराबर हम लोग देखते हैं कि माइनस एम बी कॉस 0, और कॉस 0 का मान होता है 1, तो माइनस एम बी 1 और W बराबर माइनस एम बी हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर थीटा का मान 90 अंश रखकर देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं W का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कॉस 0 का मान 0। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि थीटा बराबर 0 पर ये अधिकतम है, ये क्या है अधिकतम, और थीटा बराबर 90 पर ये जो है ये क्या है न्यूनतम। देखो थीटा बराबर 90 पर क्या हो गया, ये न्यूनतम। 180 रखकर भी देख सकते हो आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में का इंडिया। तो 5 में का इंडिया में दोस्तों ये कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखकर उसके आधार पर प्रकाश उत्सर्जन के नियमों को समझाइए। तो उत्तर 5 और इंडिया, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन हम लोग हैंड डालोगे, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन किसे कहते हैं, प्रकाश मतलब प्रकाश, वैद्युत को मतलब वैद्युत, उत्सर्जन मतलब उत्सर्जन। वैद्युत को मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को, और उत्सर्जन मतलब निकालना। अगर किसी धातु की पृष्ठ पर प्रकाश से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। जैसे ये कोई धातु का पृष्ठ है और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि उच्च आवृत्ति का प्रकाश
इस पर जो है आपतित करा रहे हैं हम लोग, उच्च आवृत्ति का प्रकाश इस पर आपतित करा रहा है h न्यू प्रकाश, ठीक। और इससे जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है, तो इसे कहते हैं हम लोग प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो यदि किसी धातु की पृष्ठ पर प्रकाश से हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करते हैं तो उसे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखकर, इसके आधार पर, तो इसका लिखकर, तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखना भी है हमें। देखो तो हम लिखेंगे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण भी लिखना है। देखो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है, E बराबर आप लोग जानते ही हो mc²। ये तो पहले हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे, बहुत पहले क्लास 9th में। E बराबर mc² आइंस्टीन का समीकरण है। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर E बराबर हम लोग देखते हैं कि जो H आवृत्ति में, तो V माइनस वी नॉट, ठीक है। अब E बराबर क्या हो जाएगा, H V माइनस वी नॉट। तो ये किसका समीकरण हो गया, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हो गया। या इसको हम लोग ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं प्रकाश वैद्युत समीकरण में, E बराबर 1/2, E बराबर 1/2, नहीं इसको ना लिखो, ये आवृत्ति है, ये आवृत्ति है दोनों, ठीक है, एक देहली आवृत्ति और एक आवृत्ति है। तो ये आ गया प्रकाश वैद्युत समीकरण। अब इसके अनुसार हमें व्याख्या भी करना है, क्या करना है, व्याख्या। या E बराबर डेल्टा mc² भी कर सकते थे आप लोग। तो व्याख्या आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश वैद्युत समीकरण में, जब किसी धातु की पृष्ठ पर हम लोग उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराते हैं ना, जब किसी धातु की पृष्ठ पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ये आइंस्टीन का समीकरण है। तो आइंस्टीन का समीकरण क्या है, आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार यदि किसी धातु की पृष्ठ पर हम लोग प्रकाश को आपतित कराते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की संख्या है ये प्रकाश की तीव्रता के लगभग बराबर होते हैं। तो लगभग बराबर को हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती। ये तो इसका एक नियम हो गया। दूसरा, उत्सर्जित जो प्रकाश है, जो प्रकाश उत्सर्जित है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति की अनुक्रमानुपाती होती है। तो जो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ से आपतित प्रकाश के कारण जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है ना, वो प्रकाश की जो आवृत्ति है, प्रकाश की आवृत्ति उसके अनुक्रमानुपाती होती है, प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का जो मान न्यूनतम हो, कम हो, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलती है। अगर इसका आवृत्ति का मान न्यूनतम हो तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते इसमें। और कोई क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, ये लॉन्ग आंसर है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 से है, स्थिर वैद्युत पर गॉस का प्रमेय लिखिए, गॉस प्रमेय का समान आवेश अनंत चालक पर। तो 6, 7, 8, 9 नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, 6, 7, 8, 9 नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, वीडियो लंबी हो रही है फिर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर सभी आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करवाई दिए गए हैं, आप लोग देख चुके हैं। और एक आध ऑप्शन अगर आंसर अगर स्क्रीन पर नहीं प्रोवाइड किए गए हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है। भाई साहब सभी आंसर को हमने स्क्रीन पर प्रोवाइड करवा ही दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आराम से पढ़ते रहिए, और मिलेंगे हर एक सेट में।